हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं जैसे कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है। ठीक है। तो अभी जो 8 जून का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उस पेपर का हमने जैसे कि आपसे बताया था कि जी मैथ का और रीजनिंग का छोड़ के बाकी जितना भी पेपर के क्वेश्चन आए थे उनको पूरा वो सारे क्वेश्चन को हमने एनालिसिस करा दिया है। ठीक है। तो वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज ही हमारी जो है यानी कि 9 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उस सारे पेपर का जो है वो एनालिसिस कराएंगे। ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको छोड़ के बाकी जितने चाहे करंट के जीके को जीएस के और हिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ठीक है। जुड़ने के बाद आप अपना पेपर उठाइए, देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो करके आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है। तो हम आंसर के साथ उस क्वेश्चन का फुल एनालिसिस भी कराते हुए चलेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि फीफी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है वो क्या है दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारा फीफी क्षेत्र है, ठीक है, फीफी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है वो क्या है दिया जाता है। ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, बी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। यानी कि सुगंध उद्योग के क्षेत्र में फीकी पुरस्कार जो है वो क्या है दिया जाता है। ठीक। तो फीफी अवार्ड जो है वो परफ्यूम और फ्रेग्रेंस उद्योग का ऑस्कर पुरस्कार हो जो है वो क्या है माना जाता है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट सुगंध उत्पादों और नवाचारों और ब्रांडों को क्या है वो उनको दिया जाता है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि आईओएम का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक। किसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया। ठीक। तो अगर हम इसका देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक। क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जैसे इसके एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक, माइग्रेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड, ठीक, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर प्रवासियों से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर कार्य करने वाला जो है एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो है वो क्या है संगठन जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग जो है वो क्या किया जाता है। ठीक। यानी कि भूटान में जो है आधिकारिक तौर पर ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसका क्या है उपयोग किया जाता है। ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर के, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक। यानी कि भूटानी नागोल्ट्रम जो मुद्रा है उसका जो है आधिकारिक रूप में जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक। तो भूटान की आधिकारिक मुद्रा जो है वो है नगोल्ट्रम। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोड है वो बनता है BTN। ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था। ठीक। यानी कि विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कब जो 2026 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था ये पूछा जा रहा है। ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक। यानी कि बीजिंग में जो है इसका जो है वो क्या है आयोजन हुआ था। ठीक। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 का जो आयोजन है वो बीजिंग यानी कि बीजिंग जो है वो चीन में किया गया था। यह प्रतियोगिता जो है युवा के मुक्काबाजों को एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वो क्या है मंच प्रदान करता है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सिस्टीन, ठीक, सिस्टीन चौपाल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक। यानी कि सिस्टीन जो चौपाल है वो कहाँ पर स्थित। ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 सर ए। यानी कि वेटिकन सिटी में जो है वो सिस्टीन जो चौपाल है वो क्या है वहाँ पर स्थित है। ठीक। तो सिस्टीन जो चौपाल है वो विश्व प्रसिद्ध चौपाल है जो वेटिकन सिटी में स्थित। इसकी छत पर जो है वो महान कलाकार द्वारा जो बनाई गई एक चित्रकारी जो है वो क्या है प्रसिद्ध जो है वो मानी जाती है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है मैं जब यूपी PCS का UPSC का जब एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था
भारत में प्रत्येक वर्ष जो है वो संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक, तो आप लोग को पता होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि 26 नवंबर को जो है वो प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस जो है वो क्या है, मनाया जाता है। ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है वो क्या अपनाया गया था। इसी स्मृति में 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है वो हर साल जो है वो क्या है, मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा की जो क्या है गारंटी देता है। ठीक, यानी कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारी गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित जो सुरक्षा की जो गारंटी है वो कौन सा संविधान जो है वो देता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद जो 22 है वो गिरफ्तारी व्यक्तियों को विभिन्न कानूनी सुरक्षा जो हो क्या प्रदान करता है। ठीक, आर्टिकल 22। जैसे कि अगर बात करते हैं, गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार होता है। ठीक, वकील से परामर्श लेने का अधिकार होता है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट की समझ जो है प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तो ये जो है आर्टिकल 22 में है हमारा ये अधिकार जो है वो मिलता है हमें। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक जो है वो कौन से हैं। ठीक, यानी कि एक जो चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक की जो एक जीवनी जो है वो गहराई से चित्रित करने वाली एक कहानी थी। ठीक, तो इस कहानी को जो लेखक है वो लेखक जो है वो कौन है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, यानी कि बुशारा रहमानी जो है वो इस एसिड अटैक के जीवन के संघर्षों और उनके पुनर्निर्माण की प्रस्तुति पर एक उन्होंने क्या है कहानी लिखी थी। ठीक, तो द चैप्टर ब्लैक एसिड। ठीक, तो इसकी जो लेखिका है वो बुशारा रहमानी है। ठीक, तो ये उनके जो एसिड अटैक से जो पीड़ित लोग थे, ठीक, उनके जीवन और उनके जो संघर्ष की जो कहानियाँ थी जो व्यतीत होती थी, तो उस कहानी उसका सारांश जो कहानी के माध्यम से ये लेखिका जो है बुशारा रहमानी इन्होंने क्या है ये जो कहानी है वो प्रस्तुत की है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन कि 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जैन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए एक डिजाइन जो है वो क्या है प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो हम देखते हैं जैसे कि इसमें जो ऑप्शन है टोटल, अगर ऑप्शन के देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है टोटल 4 ऑप्शन। ठीक है, कितने 4 ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि अगर ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, तो टोटल जो है वो कितनी 22 से अधिक भारतीय भाषाएं हैं जो AI आधारित भाषा मॉडल जो है भारत जैन को एक निम्नलिखित समर्थन के लिए क्या डिजाइन किया गया। ठीक, तो भारत जैन जो है भारत सरकार समर्थित एक बहुभाषा AI मॉडल है जिसे भारतीय भाषाओं में AI सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया। इसका उद्देश्य है कि 22 से अधिक भारतीय भाषाओं का जो है वो क्या है समर्थन प्रदान हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे था। ठीक है, यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। ठीक, तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, यानी कि मांस और मुर्गी प्रसंस्करण का जो है उसका एक पिंक रेवोल्यूशन का जो संबंध जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन का संबंध जो था वो मांस और पोल्ट्री उद्योग के विकास से था। भारत में मांस उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस शब्द का जो है वो क्या है प्रयोग किया गया था। ठीक, तो अगर हम और भी क्रांति की बात करें जैसे कि श्वेत क्रांति जो है हमारी वो दूध की। ठीक, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न की। ठीक, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन की। गुलाबी क्रांति जो है मांस और पोल्ट्री की। ठीक, तो ये जो हमारी 4 क्रांति। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति दूध के लिए, हरित क्रांति जो वो हमारे खाद्यान्न कृषि के लिए होता है, और हमारी जो नीली क्रांति है वो है मत्स्य पालन के लिए। ठीक, और जो गुलाबी क्रांति है वो मांस और पोल्ट्री से संबंधित है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस नाम से जो है वो क्या जाना जाता है। ठीक, यानी कि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र का जो है वो किस नाम से जो है वो क्या है जाना जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर के तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, तो अगर हम देखें तो वो तृतीय क्षेत्र होते हैं। ठीक, तो प्रथम क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वो होता है कृषि और खनन। ठीक, द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उसका होता है उद्योग और विनिर्माण। ठीक, और तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि। ठीक, तो ये सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये टेरिटरी सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक, तो तृतीय क्षेत्र जो होता है हमारा वो टेरिटरी सेक्टर भी कहा जाता है। तो
तृतीय क्षेत्र जो होता है हमारे अर्थव्यवस्था का, ठीक, तो उसमें क्या होता है, यानी कि बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि जो है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जो भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए जो है वो क्या है, आवश्यक माना जाता है। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं कि निम्नलिखित ऐसे कौन से दस्तावेज जो भारत की जो वस्तुओं को जो निर्यात है वो क्या है, उनसे माना जाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, तो भारत के आयात और निर्यात करने के लिए यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की अगर हम बात करते हैं तो आवश्यक होता है, यह कोड विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT द्वारा जो है वो क्या है, जारी किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। ठीक, यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। ठीक, तो हम जैसे देखते हैं इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, इसके जो 4 ऑप्शन है, ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक हैं वो बिपिन चंद्र पाल जी हैं। ठीक, तो इस पुस्तक के लेखक जो है बिपिन चंद्र पाल हैं, वो लाल बाल पाल त्रय के प्रमुख जो हैं वो राष्ट्रवादी नेताओं में से जो एक माने जाते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रव्यापी यानी कि GST का विचार जो है वो सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर जो है किस द्वारा जो है वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक, यानी कि भारत में जो एक राष्ट्रव्यापी GST विचार का जो सर्वप्रथम जो अप्रत्यक्ष करों पर जो है उसका एक पूछा जा रहा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो उसका जो ऑप्शन होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, तो प्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 2000 में क्या है ये जो है प्रस्तुत किया था। ठीक, तो वर्ष 2000 में विजय केलकर द्वारा टास्क फोर्स ने क्या है कि भारत में GST लागू करने का जो है वो क्या इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक, अगर हम बात करते हैं GST लागू कब हुई तो वो हुई थी 1 जुलाई 2017 से क्या है जो GST क्या है लागू हुई थी। ठीक, GST जो होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ठीक, ये GST का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भूटान अपनी सीमा से भारतीय राज्यों के मतलब भूटान जो है वो अपनी सीमा से कितने भारतीय राज्यों के साथ जो है वो सीमा क्या है साझा करती है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि भूटान जो है भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों के साथ जो है वो क्या है सीमा साझा करती है। ठीक, कितने 4 राज्यों के, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि 4। ठीक, 4 जैसे कि बात करते हैं यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है भारतीय जो राज्य हैं यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो हैं भूटान की जो है वो सीमा से भूटान की सीमा से क्या है इनके जो हैं वो क्या है क्षेत्र भूटान के राज्य के साथ सीमा जो है वो क्या साझा करते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उन्नत कृषि महोत्सव जो है 2026 का प्रदर्शनी और प्रशिक्षण जो है वो किस भारतीय राज्य में जो है आयोजित किया गया था। ठीक, यानी कि उन्नत कृषि जो महोत्सव हुआ था 2026 में, तो एक प्रदर्शनी और प्रशिक्षण के किस भारतीय राज्य में जो है वो क्या है आयोजित किया गया था। ठीक, तो अगर हम बात करते इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो उन्नत कृषि महोत्सव की किसानों को एक नई कृषि तकनीकों और आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से परिचित कराने के लिए इसका जो है वो आयोजन किया गया था। ठीक, तो ये जो आयोजन हुआ था 2026 में हुआ था और ये गुजरात में जो है वो क्या है आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, ये गुजरात में आयोजित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए क्या है शॉर्ट लिस्टेड जो है वो क्या की गई थी। ठीक, यानी कि 2026 में जो एक ऑस्कर पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में वो क्या शॉर्ट लिस्टेड जो है वो क्या की गई। ठीक, तो इसके अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होम बाउंड को क्या है शॉर्ट लिस्टेड जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, तो होम बाउंड जो है भारतीय फिल्म ऑस्कर को 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी की लिस्ट में जो हो गया शामिल किया गया है। तो RR को जो 23 में नाटो गीत के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है वो क्या मिला था।
ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन यानी कि द लंच बॉक्स और गुल्ली बॉय चर्चित फिल्म है, लेकिन इस श्रेणी में 2026 की शॉर्ट लिस्टेड में जो यानी कि ये जो दो फिल्म थी ये भी एक चर्चित फिल्में थी, लेकिन ये जो है फिल्म इस शॉर्ट लिस्टेड में वो अपना हिस्सा जो हो नहीं ले पाई हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान जो है वो क्या होता है। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी, ठीक, यानी कि जनसांख्यिकी के संक्रमण का जो तीसरा चरण होता है उस दौरान क्या होता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, यानी कि प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय जो है वो क्या है, गिरावट आती है। ठीक, तो जनसांख्यिकी संक्रमण जो है डी मोरगोर्फिक ट्रांजिशन मॉडल के तीसरे चरणों में क्या है देखा जाता है। ठीक, तो जन्म दर जो है वो क्या है घटने लगती है और मृत्यु दर पहले से क्या है कम हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो क्या है धीमी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या है कि एक संक्रमित तीसरे चरण के दौरान जो है ये चीज़ें क्या है देखने को मिलती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता जो है वो सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एक शब्द का उपयोग किया वो किया गया बंधुता। ठीक, तो बंधुता क्या सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो बंधुता जो है वो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बताता है कि सभी नागरिकों के बीच क्या है भाईचारे की भावना को विकसित करना है, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या है मजबूत करना है। ठीक, तो बंधुता का मतलब यही होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये चीज़ हर साल 1 मई को प्रत्येक वर्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो 1 मई को प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। यह श्रमिकों को अधिकार और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए क्या है वो मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से जो वो क्या है बजाता है। कौन सा संतूर वाद्य एक यंत्र होता है जो परंपरागत रूप से वो बजाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। आप लोग भी अपने अपने जो क्वेश्चन है वो देखते जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे। ठीक, संतूर जो है एक प्रसिद्ध तांत्रिकवाद यंत्र जिसका संबंध जो है मुख्य रूप से कश्मीर से होता है और ये प्रसिद्ध संतूर वाद जो होता है ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी द्वारा क्या है प्रस्तुत किया गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि कर्नाटक संगीत परंपरा जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक मुख्यतः भारत के किस भाग में जो है क्या है प्रचलित है। ठीक, यानी कि कर्नाटक संगीत की अगर हम बात करते हैं तो परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में जो है ये क्या है प्रचलित होती है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो 2 प्रमुख परंपराएं हैं, ठीक, एक है हिंदुस्तानी संगीत परंपरा यानी कि उत्तर भारत, दूसरी जो है वो कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारत। ठीक, तो ये जो है संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो है 2 प्रमुख जो है परंपराएं जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत की अगर हम बात करें कि साउथ इंडियन जो राज्य जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में ये जो है संगीत जो है मुख्य रूप से क्या है प्रचलित जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक, यानी कि हमारा जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1852 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी 1852 में। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 1852 में गजुला लक्ष्मी नारेसु चेट्टी द्वारा जो है वो क्या है की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी गजुला लक्ष्मी नारेसु चेट्टी द्वारा ये जो है स्थापना की गई थी। ये जो है दक्षिण भारत के प्रारंभिक राजनीतिक संगठन था जिसने भारतीयों के अधिकारों और हितों को क्या है रक्षा के लिए ये जो है कार्य किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की अगर हम बात करते तो इसरो की जो स्थापना हुई कब हुई थी। ठीक, इसरो की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसकी सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, तो 15 अगस्त
1969 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक, इसरो की बात करें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो वह डॉक्टर विक्रम साराभाई माने जाते हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय अगर देखें तो वो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, अगर इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, इसके जो संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई जी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। ठीक, यानी कि हमारा जो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो सागर है वो किस सागर में जो है वो क्या है स्थित है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप समूह जो है वो क्या है स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है भारत एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, जो अरब सागर के केरल के पश्चिमी तट के निकट जो है वो क्या है स्थित है। ठीक, यानी कि लक्षद्वीप जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, जो अरब सागर में केरल के पश्चिमी तट के निकट जो है क्या स्थित है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से जो क्या है सम्मानित किया गया था। ठीक, तो अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से जो वो क्या सम्मानित किया गया था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, यानी कि अर्जुन पुरस्कार से 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी भारतीय कबड्डी खिलाड़ी रहे। ठीक, उन्होंने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, इसके लिए उन्हें क्या अर्जुन पुरस्कार से जो क्या है इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध युद्ध जो एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो युद्ध स्थल जो था कहाँ पर था। ठीक, तो उस युद्ध स्थल की अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी कि हल्दी घाटी युद्ध जो था वो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच मान सिंह के नेतृत्व के बीच जो है वो लड़ा गया था। ये जो युद्ध स्थल था ये था युद्ध राजस्थान के राजसमंद जिले में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था राजस्थान के राजसमंद जिले में ये हुआ था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन के आंसर। ठीक, तो प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक, यानी कि जो एक प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जो किला है वो ये जो किला है वो किस राज्य में जो है स्थित है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर के तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये जो है प्रसिद्ध जो चित्तौड़गढ़ जो किला है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, तो चित्तौड़गढ़ किला की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में क्या है स्थित, यह भारत का सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है तथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है ये क्या शामिल, यानी कि यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल उसमें क्या है ये शामिल हुआ है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो अपोर्टो एक ऐतिहासिक केंद्र है जिसे किस देश में जो है क्या है स्थित है। ठीक, यानी यूनेस्को जो है हमारा हो एक विश्व धरोहर स्थल है तो अपोर्टो का एक ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है, तो ये किस देश में जो है वो क्या है स्थित है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। तो हिस्ट्रिक सेंटर ऑफ अपोर्टो पोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जिसे 1996 में विश्व धरोहर सूची में क्या है शामिल किया गया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि CR6 एनर्जी उत्पाद जैसे कि बात करते हैं फिल्मी कोटिंग्स और एक्स्ट्रा मुख्य रूप से किसे बदलने के लिए जो है वो उपयोग किए जाता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ठीक, सॉरी इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो CR6 एनर्जी समुद्री शैवाल आधारित पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद बनाती, इनके उत्पादों की अगर बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है वो क्या है विकल्प जो है वो क्या प्रदान किया गया था। ठीक, क्या किया था, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का जो है वो क्या नाम था। ठीक, यानी कि जो बुद्ध जो थे इनका जो पहला नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। ठीक, तो बुद्ध बनने से पहले इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था। ठीक, तो हम बात करते हैं इसका सही आंसर के तो वो जो इनका नाम था इनकी पत्नी को वो था यशोधरा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही होगा। तो सिद्धार्थ गौतम यानी कि भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, तो उनके पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। ठीक, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह जो है वो क्या है त्याग दिया था। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर
वगैरह जो था वो सब कुछ त्याग के वो वन में चले गए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक, अगर हम प्रशासनिक सुविधा के लिए बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा जो जिला है वो कितने विकास खंडों में विभाजित किया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि 12 से। ठीक, तो आगरा जनपद प्रशासनिक रूप से 12 विकास खंडों यानी कि डेवलपमेंट ब्लॉक में विभाजित किया गया है। तो ग्रामीण विकास योजनाओं को संचालन विकास खंडों का जो है क्या है गठन किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ठीक 1 मिनट 31 ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा 33। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल संख्या का कितना प्रतिशत जो है वो क्या है कवर किया गया था। ठीक, यानी कि दिसंबर 2025 तक अगर हम बात करते हैं तो साइबर स्वच्छता का जो एक केंद्र के अंतर्गत एक डिजिटल संख्या का जो कितना प्रतिशत जो है वो क्या कवर कर लिया गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर को, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि 98%। ठीक, कितना हो जाएगा 98%। तो ये जो है साइबर स्वच्छता यानी कि साइबर स्वच्छ केंद्र की बात करते हैं तो भारत सरकार की पहल थी कि जिसका उद्देश्य था कि साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक, यानी कि हमारी जो साइबर सुरक्षा उसको बढ़ावा देना है। और दिसंबर 2025 तक अगर हम बात करते हैं तो 98% जो डिजिटल जनसंख्या सेवाओं के दायरे में जो क्या है लाई गई हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का प्रथम अग्रिम अनुमान जो है कौन जारी करता है। ठीक, यानी कि जीडीपी का जो प्रथम एक अग्रिम अनुमान होता है वो कौन जारी करता है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, यानी बी सही आंसर। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है वो जीडीपी का प्रथम जो अग्रिम अनुमान है वो जारी किया जाता है। ठीक, तो भारत में जीडीपी यानी कि प्रथम अग्रिम अनुमान यानी कि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ द्वारा जो है क्या जारी किया जाता है। यह एक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो क्या है कार्य करता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वो कौन सा माना जाता है। ठीक, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें अगर तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वो कौन सा माना जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 55 है। ठीक, तो ये जो इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, यानी बाडला सोलर पार्क जो सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भाडला सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में एक माना जाता है। इसकी जो क्षमता है लगभग 2245 मेगावाट जो इसकी क्षमता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि जो है वो नहीं है। ठीक, यानी कि अलैंगिक जनन की अगर विधि जो है वो नहीं है, यानी कि इसमें टोटल जो है वो कितने 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम बात करते हैं सही आंसर की, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन के अलावा अगर बात करें तो अलैंगिक जनन, ठीक, कार्य यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन लैंगिक, ठीक, और एक मुकुलन अलैंगिक जनन। ठीक, एक है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ठीक, तो कौन सी गैस जो है सामान्यतः लफिंग गैस जो है वो कहा जाता है। ठीक, यानी कि ऐसी इसमें कौन सी गैस है जिसको हम लफिंग गैस जो है कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम बात करते हैं यानी कि अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वो सही होगा। ठीक, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लॉकिंग गैस जो है कहा जाता है। इसका उपयोग जो दंत चिकित्सा एवं एनेस्थीसिया में जो हो क्या इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट की पैकेजिंग जो हो एटीएम पी सुविधा का उद्घाटन जो है वो कब किया गया था। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि 7 अप्रैल। ठीक, कितना 7 अप्रैल 2026 को
इसका जो है उद्घाटन हुआ था। ठीक, तो अगर हम बात करें तो भारत की पहली और प्रमुख यानी कि सेमी कंडक्टर ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन जो था वो 7 अप्रैल 2026 को किया गया था। यह भारत की सेमी कंडक्टर को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण जो कदम माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। गंधास के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान 3 की जो मुख्य उपलब्धि थी वो कौन कौन सी थी। ठीक, यानी कि जो हमारा चंद्रयान 3 की जो मुख्य उपलब्धि थी वो कौन कौन सी थी। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ठीक, यानी ऑप्शन बी। ठीक, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो है देश का पहला जो है ये चंद्रयान 3 जो है वो एक पहली उपलब्धि जो है वो मानी जाती है। ठीक, तो चंद्रयान 3 की सफलता से भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक उतरने वाला विश्व का जो है वो पहला देश जो है वो, विश्व का पहला देश कौन सा है, वो है भारत जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। तो गंधास के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया था। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा मंगलयान मिशन था वो भारत को किस स्थान पर क्या है पहुंचाया था। ठीक, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, यानी मंगल पर पहुंचने वाला जो है वो चौथा देश जो है वो था भारत हमारा। ठीक, तो मंगल यानी कि मार्स ऑर्बिटर जो था मिशन के माध्यम से भारत जो है मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला विश्व का जो है वो था चौथा देश जो वो क्या है बन गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि गंधास के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान जो वो थी क्या क्या उपलब्धियां जो वो हासिल की थी। ठीक, यानी जो हमारा कोविड-19 जो हुआ था उस दौरान जो हमारे उपलब्धियां थी, तो वो उपलब्धियां जो थी वो क्या क्या उपलब्धियां जो है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो है वो क्या हासिल की गई। ठीक, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि स्वदेशी टीकों का जो है वो क्या है निर्माण किया गया था। ठीक है, तो भारत ने कोविड-19 के दौरान स्वदेशी टीके जो है विकसित किए थे जिनमें वैक्सीन का एक प्रमुख जो है वो क्या है माना गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक, यानी कि आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इस मुहावरे का अगर हम सही शब्द का अगर माने तो इसका जो सही शब्द होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, यानी कि बंधन रहित होना। ठीक, यानी कि बंधन रहित, आगे नाथ न पीछे पगहा, जी के मरे न रोवे गधा। ठीक है, तो ये कहावत कही गई, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ है किसी प्रकार का सहारा या बंधन ना होना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को कहा जाता है क्या। ठीक, यानी कि जमीन के अंदर की भी जानकारी जो रखता है उसको हम उस अर्थ में क्या मानते हैं। ठीक है, तो उस अर्थ में हम क्या मानते हैं, तो इसका हम अगर आंसर देखें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि भूगर्भवेत्ता। ठीक, उसको कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। ठीक, तो भूगर्भवेत्ता जो पृथ्वी के भीतर की संरचना एवं चट्टानों का क्या है ये अध्ययन करता है। ठीक, क्या करता है ये अध्ययन करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द। ठीक, यानी जो पत्ते हैं, पेड़ के जो पत्ते हैं उससे बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द जो है वो क्या कहा जाता है। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 44 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि पड़कुटी। ठीक, क्या है पड़कुटी, तो पत्तों से बनी झोपड़ी या कुटिया को हम क्या कहते हैं, पड़कुटी जो है वो क्या पड़कुटी कहा जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि दो दुष्टों के नाम के अधिक अन्य कोई अंतर न होने के लिए सही लोकोक्ति जो है वो क्या, यानी कि दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होने के लिए सही लोकोक्ति जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, तो हम क्या है इसके सही आंसर की अगर बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा जैसे कि झूठे का मुंह काला, सच का बोल वाला, तो ये क्या है एक मुहावरे का जो है वो क्या है अर्थ माना जाता है। ठीक, लेकिन हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, आप लोग देखते रहिए आपके कौन कौन क्वेश्चन सही, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ठीक, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ठीक, तो इसका अर्थ दोनों व्यक्ति समान रूप से बुरे होना। ठीक, यानी कि जैसे कहते हैं जैसे गुर वैसे बनिया। ठीक, तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो इसका अर्थ है दोनों व्यक्ति एक समान रूप से क्या है दोनों बुरे माने जाते हैं। ठीक,
अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि विलोम की दृष्टि से देखें तो कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक, यानी कि विलोम की दृष्टि से देखें तो इसमें कौन सा ऐसा युग्म है जो सही जो है वो क्या है, सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक, क्या है, ए सम्मुख का जो है उन्मुख, तो ये क्या है, सही जो है सम्मिलित जो है वो नहीं है। ठीक, तो सम्मुख उन्मुख अगर विलोम नहीं माना जाता है, बल्कि ये होता है समानार्थी। ठीक, सम्मुख का मतलब होता है समानार्थी, तो ये उसका विलोम शब्द सही माना जाएगा। लेकिन सम्मुख और उन्मुख जो है उसका विलोम जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, अच्छी में कौन सा समास है, यानी कि ये हमारी अच्छी है, इसमें ये पूछा जा रहा है इसमें समास जो है कौन सा समास जो है वो आता है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो इसमें समास की बात कर दिए, कर्मधारय समास जो है इसमें आता है। ठीक, तो विशेषण और विशेष के संबंध वाले पदों में कर्मधारय समास जो है वो क्या है, होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास जो है वो क्या होता है। ठीक, किसमें, विशेषण और विशेष के संबंध में। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई ये है। ठीक, यानी एक जो कहानी है, उस कहानी के जो लेखक हैं चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये जो है इसके लेखा हैं वो कौन है। ठीक, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा चांद का मुंह जो टेढ़ा है उनके द्वारा ये जो है लिखी गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो चांद का मुंह टेढ़ा का मुक्तिबोध का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह जो है क्या है, माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि सहज जो है, ठीक, सहज पाके सो मीठा होए, इस मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा। ठीक, यानी कि सहज पाके सो मीठा हो, तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये होगा हमारा बी, यानी कि धीरे धीरे किया गया काम जो है वो अच्छा होता है। ठीक, तो सहज पाके सो मीठा होए, तो इस मुहावरे का अर्थ यही होगा कि धीरे धीरे किया गया काम जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो किसी कार्य को धैर्य से और समय देकर करने पर उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही अच्छा जो साबित होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि घोड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक, यानी घोड़दौड़ से की सही संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं, इसका जो संधि वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी घोड़ा प्लस दौड़, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, तो घोड़ा प्लस दौड़, ठीक, घोड़ा प्लस दौड़, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा घोड़ा प्लस दौड़। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही लोकाकृत का चयन जो है वो कीजिए। ठीक, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन, तो इसमें हमें क्या है, एक सही लोकाकृत का जो हमें क्या है चयन करना है। ठीक, तो क्या करना है हमें इसमें चयन करना, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक, यानी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये जो है एक लोकाकृति का से एक सही चयन जो माना जाता है। ठीक, हमसे मोर नाचा जंगल में देखा किसने। ठीक, तो ये जो लोकाकृतियाँ हैं ये सही नहीं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह प्रसिद्ध लोकाकृति जिसका अर्थ है गुणी व्यक्ति की प्रतिभा यदि लोगों तक न पहुँचे तो उसका लाभ जो है वो नहीं मिल पाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि पंचवटी के कवि रचयिता जो है कौन सा है। ठीक, यानी हमारी जो पंचवटी थी तो उस कवि के जो रचयिता है वो कौन माने जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, तो पंचवटी कवि के जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण जो है वो क्या गुप्त हैं। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध काव्य जो है वो क्या है, रचना जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मुकेश जोर से चिल्लाया, तो इस वाक्य में अव्यय शब्द जो है वो कौन सा माना जाता है। ठीक, यानी मुकेश जो है वो क्या है जोर से चिल्लाया। ठीक, तो इस वाक्य में जो है कि अव्यय शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक, तो अव्यय जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, तो ये जो जोर है, ठीक, जोर है ये क्या है एक अव्यय शब्द जो है कहलाता है। ठीक, जोर से क्रिया की विशेषता बता रहा तो अतः यह क्रिया विशेषण होगा। ठीक, तो ये अव्यय है। ठीक, जोर एक क्रिया विशेषण जो है वो क्या है बता रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से
किस शब्द का अर्थ जो है वो स्त्री है। ठीक, यानी कि अगर हम 4 ऑप्शन हैं तो इसमें हम देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, स्त्री जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, तो अंगना का अर्थ जो है स्त्री या गृहिणी होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, क्या होगा, अंगना। ठीक है, अंगना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो वो होगा हमारा 55। ठीक, तो 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक, यानी कि 55 खंबे लाल दीवारें ये किसके द्वारा लिखी गई जो है वो कहानी है। ठीक, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी उषा प्रियवंदा द्वारा ये एक उपन्यास जो है वो लिखा गया था। तो उषा प्रियवंदा द्वारा जो एक उपन्यास लिखा गया 55 खंबे लाल दीवारी। ठीक, तो ये जो उपन्यास था ये उषा प्रियवंदा द्वारा जो क्या है ये उपन्यास लिखा गया था। ठीक, अब जिसके मन में कपट न हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। ठीक, यानी कि हमारे मन में कपट नहीं। ठीक, तो उसके मेरे लिए एक शब्द जो है वो क्या, आप क्या चुनेंगे। ठीक, जिसके मन में कपट न हो तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निष्कपटी। निष्कपटी जिसके मन में छल कपट न हो उसको क्या निष्कपटी कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं होता है। ठीक, यानी कि अरबी फारसी का जो शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है, उपयुक्त नहीं होता। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुदाय। ठीक, क्या होगा, समुदाय, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, तो जो समुदाय जो है एक संस्कृत मूल का शब्द जो है वो माना जाता है, जबकि बेशक, बेमार, बेमेल, हमनवा में एक फारसी प्रभाव का जो है क्या है, एक प्रभाव जो है वो क्या देखने को मिलता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधार सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि हमारा जो आधार सूचक जो शब्द है उसके बाद जो है किस चिन्ह का जो है वो क्या है प्रयोग जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो इसके अगर हम बात करते हैं सही आंसर का, तो इसका जो सही आंसर के देखें तो आधार सूचक की अगर बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी है, यानी कि पुनरावृत्त लगाव जो है ये एक आधार सूचक शब्दों के रूप में संचित रूप से एक पुनरावृत्ति लगाव चिन्ह का जो है क्या है प्रयोग जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक, यानी कि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा माना जाता है। ठीक, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं, जैसे कि आप, मैं, तुम, कुछ। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं अनिश्चय, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होता है। ठीक, तो कुछ जो है एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो है क्या है एक बोध कराता है। ठीक, नहीं, कुछ एक संशय पैदा करता है। ठीक, संशय पैदा करता है, तो कुछ जो एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो है क्या है बोध कराता रहता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन को उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, यानी कि जो हमारा उदासी शब्द है। ठीक, तो उदासी शब्द का अगर हम विशेषण रूप की बात करते हैं, इसका जो विशेषण रूप होगा वो क्या होगा। ठीक है, विशेषण रूप जो होगा वो क्या होगा, तो इसके अगर ऑप्शन की बात करते हैं ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, ऑप्शन नंबर, तो उदासी संज्ञा है तथा उदास उसका जो है एक विशेषण रूप जो है वो क्या है कहलाता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुरस्कारों की बौछार होने वाली है। ठीक, किसकी बौछार होने वाली, पुरस्कारों की। ठीक, तो निम्नलिखित 1968, ठीक, यानी कि 1968 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, यानी किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया था। ठीक, तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि राम रोटी नहीं खाता है। ठीक, यानी कि राम जो है वो रोटी नहीं खाता। अब इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, यानी इस वाक्य में जो कर्मवाच्य जो रूप है वो क्या माना जाता है। ठीक, तो अगर हम देखें इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए।
क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट। राम से क्या है, रोटी नहीं खाई जाती, तो इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप जो है वो क्या माना जाता है। कर्मवाच्य में कर्म को क्या है, प्रधानता दी जाती है। ठीक है, यानी कर्मवाच्य जो है, कर्म क्या है, प्रधानता वो दी जाती है। अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रोहन तबला बजा रहा है। ठीक, यानी रोहन क्या बजा रहा, रोहन जो है एक तबला बजा रहा। तो ठीक, तो इसमें क्रिया बताइए, यानी कि रोहन जो है वो तबला बजा रहा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि क्रिया पूछा जा रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है, तो क्रिया जो है वो एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया जो है वो क्या मानी जाती है। ठीक, क्या है, क्रिया मानी जाती है। बजा रहा है यानी क्रिया का प्रभाव तबला पर पड़ रहा, कर्म यानी कि पढ़ रहा, तो इसलिए यह है कि सकर्मक क्रिया जो है वो कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती, वो कहलाती सकर्मक क्रिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार जो है उनको मिला था। ठीक, यानी कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा एक रचित अनुभव की अगर बात करें तो आकाश में चांद रचना, तो वर्ष 1997 में इनको एक पुरस्कार जो है वो मिला था। तो उस पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि व्यास सम्मान जो पुरस्कार था उनको क्या मिला था। तो अनुभव के आकाश में चांद के लिए लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान जो है क्या उनको प्राप्त हुआ था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बदलिए। ठीक, यानी कि अगर हमें अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बदलना है तो कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने, 4 ऑप्शन, लेकिन अगर हम देखें इसका सही आंसर की बात करें तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अध्यापक को अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो हो जाएगा हमारा अध्यापिका। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा अध्यापिका, ये हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन। मैं उससे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द जो है वो कौन सा माना जाता है। यानी कि मैं उससे जो क्या भली भांति परिचित हूँ, तो इसमें ये पूछा जा रहा है इस वाक्य में जो अव्यय शब्द है वो अव्यय शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक, तो जैसे कि हम बात करते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा भली भांत है। ठीक, क्या है हमारा भली और भांत, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। ठीक, यानी कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका क्या है, रूप नहीं बदलता है। ठीक, भली भांत क्रिया विशेषण अव्यय है जो परिचित होने की एक रीत जो है वो क्या है बता रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो अव्यय शब्द होते हैं उनका जिनका रूप जो है वो नहीं बदलता है। ठीक, तो ये भली भांत जो है वो एक क्या है, क्रिया जो है, एक क्रिया विशेषण जो है वो क्या है बता रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, केस शब्द का जो पर्यायवाची की बात करते हैं। ठीक, यानी हमारा जो केस शब्द है उसका हम पर्यायवाची की बात करते हैं। ठीक, तो केस की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो केस यानी बाल, इसके पर्यायवाची कुंतल, चिकुर, कच जो है क्या है माने जाते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं, यानी कि इसमें हमारे टोटल 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो कौन सा शब्द जो है वो नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द की बात तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक, क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि पानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना जाता है, जबकि सवारी, संतान आदि ये जो है स्त्रीलिंग शब्द जो है वो क्या है माने जाते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर के, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील कमल कर्मधारय समास का उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, तो नील प्लस कमल, ठीक है, नीला कमल यह एक विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए इसे कर्मधारय समास जो वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गंगा हिमालय से निकलती है, तो रेखांकित शब्द का कारक बताइए। ठीक है, यानी कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, तो इसका क्या है, एक रेखांकित शब्द का क्या है मुझे कारक बताना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी।
ठीक, यानी किसी अपादान। तो हिमालय में से अलग होना या निकलने का बोध कर रहा है, तो अतः ये जो हो जाएगा अपादान। यानी कि हिमालय से गंगा निकल रही, यानी कि वो हिमालय से जब गंगा निकलती तो एक तरीके के अपादान कारक जो है वो कहलाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से 2009 में किसे भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक, यानी कि 2009 में किसे भूषण से क्या है सम्मानित किया गया था। ठीक, तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 70 की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, यानी कि श्री लाल शुक्ल को 2009 में भूषण से क्या है इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, तो 2009 में साहित्यकार श्री लाल शुक्ल को पद्म विभूषण से क्या है सम्मानित किया गया था। ठीक, किससे? पद्म विभूषण से इनको क्या है सम्मानित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि जो ज्ञान अथवा विद्या में परंपरागत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ठीक, यानी जो ज्ञान अथवा विद्या में परंपरागत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या है, उसको आप बताइए। ठीक, तो हम देखते हैं इसका, अगर हम आंसर की बात करते हैं इसके, ठीक, आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, यानी विद्वान, तो ज्ञान और विद्या में निपुण व्यक्ति को क्या है विद्वान कहा जाता है। ठीक, यानी कि आपके पास ज्ञान भी है और विद्या भी है, तो आपको एक निपुण व्यक्ति कहा जाता है, यानी कि विद्वान व्यक्ति जो है वो क्या है कहा जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस वर्ष दिया गया। ठीक, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी के लिए दिया गया था। ठीक, तो इसमें हमें ये देखना है किस वर्ष में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक, 1972 में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। 1972 में उर्वशी काव्यकृति के लिए दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या है इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कि सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए एक सही विकल्प का जो वो क्या है चयन कीजिए। ठीक, ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसके अगर सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा वाना ई ईया। ठीक, तो सुहाना वाना लिखाई यानी ई और छलिया यानी ईया, तो वाना ई ईया। ठीक, तो वाना ई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन, आसमान से बातें करना, निम्नलिखित में से इस वाक्य का जो तात्पर्य है वो क्या माना जाता है। ठीक, यानी कि आप जब आसमान से बातें करते हैं, ठीक, तो इस वाक्य में जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करते हैं, यानी कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि बहुत ऊंचा होना। तो मुहावरे किसी बहुत ऊंची वस्तु या इमारत के लिए एक प्रयुक्त जो है वो क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आज यानी कि हमारा जो यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक, तो उस फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी करंट से यूपी जीके एसएस हिस्ट्री पॉलिटी जितने भी क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन को कवर करके सही आंसर के साथ आपको फुल एनालिसिस जो है वो करा दिया गया है, सिर्फ आपके मैथ और जीके क्वेश्चन को, मैथ के और रीजनिंग क्वेश्चन के छोड़ के। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।